खबर में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट सईद काजी और मेरे को होस्ट मियां शाहिद साहब मेरे साथ हैं। मौजूद मेहमान हमारे साथ होंगे, मगर रन डाउन पहले पीका एक्ट के ज़रिए किन पर हाथ डाला जा रहा है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई, इस पर हम बात करेंगे। उधर अभी खबर आई है, एक सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा है कि लंदन में पुलिस कह रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब और उनके ख़ानदान जो है वो महफूज नहीं, अल्लाह ताला ने अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस हद तक चीज़ें जा रही हैं। इंटरपोल के ज़रिए मलिक रियाज साहब को वापस लाया जा सकता है, ये कह रहे हैं जनाब अपने हमारे जो वज़ीर दिफा हैं। और चीन की एक इजाद ने अमेरिका में एक हलचल मचा के रख दिया है। स्टॉक एक्सचेंज जो है वहाँ पे जिस तरह से ब्लीडिंग हो रही है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। मेरे साथ मौजूद हैं अतर काज़मी साहब, मारूफ तजमार हैं, एंकर हैं, किसी तारुफ के मुताज नहीं। राना अजीम साहब ख़ास तौर पर हमने इनको इन्वाइट किया है। मैं पहले अतर काज़मी साहब, मुझे एक समझ नहीं आती, हमें अपने लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्यों एतमाद नहीं है, और गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद थे कि जो हो नहीं रहे थे, जो इसके बाद अब हम करेंगे। तो ये इतनी क्या है, जो कोई क्या अदम तहफ़्फ़ुज़ है, क्या इशू है? क्योंकि हम देख ही रहे हैं माशाल्लाह जो डिलीवरी हो रही थी और जिस तरह से लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो कर रही है ताउन, ख़ास तौर पर सरकार के साथ। जनाब अतर काज़मी साहब। देखिए सईद काजी साहब, जो पीका का अभी कानून आया है और आपने जिस तरह वजह फरमाया कि पहले यहाँ पे कानून मौजूद हैं, FIA के कानून हैं, दीगर कानून मौजूद हैं। मसला कानून का नहीं है, मसला ये है कि वो आवाज़ ना आए जो हमें पसंद नहीं है। अब उसमें इस तरह का एक कानून लाना है जिससे खौफ की फ़ज़ा कायम हो, जिससे लोगों को पता चले कि अगर हमने कुछ किया तो इसके रिप्रिकॉशंस ऐसे होंगे कि हमें नुकसान हो सकता है। तो एक माहौल ऐसा बनाना है। इसी वजह से इसमें फौजदारी की दफात डाली गई हैं। फौजदारी दफात, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, छापे मारे जा सकते हैं, लेकिन दाद दें कि ये सब कुछ माशाल्लाह पीपल्स पार्टी और नून लीग की जमहूरी जो सोच है, ये उसकी अक्कासी है। ये लोग इस वक्त वहाँ पे बैठे में इक़्तिदार में, और अगर हम ये तासुर दें कि इसमें किसी और का हाथ है या किसी और का हाथ है, वो तो हम कह सकते हैं, लेकिन किसने ये प्रपोज किया, किसने इसके ऊपर वोटिंग करवाई, कौन इसके ऊपर मुतहरिक है, वो तो यही दोनों जमातें हैं। माजी में जब तहरीक इंसाफ वाले थे उनको भी पीका बड़ा अच्छा लगता था। तो जो हुक्मरान हैं वो किसी भी जमात के हों, उनको सहाफ़ियों की आवाज़, मीडिया की आवाज़ और आज़ाद आवाज़ पसंद नहीं आती, और इसी वजह से फिर इस किस्म के काले कानून लाए। अच्छा, एक और बात फिर मैं बढ़ूंगा जनाब राना अजीम साहब की तरफ। आप इंटरनेशनल मीडिया में काम करते रहे, BBC में भी काम करते रहे, वहाँ बड़े लॉज इन प्लेस है। और मुझे पता है एक चैनल में जब हम यहाँ का प्रोग्राम वहाँ भेजते थे तो पहले एडिट करके भेजना पड़ता था। तो वहाँ क्या सिलसिला है? वहाँ भी क्या इसी तरीके से आप कुछ स्टिफल करते हैं, या वो उसको ज़रा कंपैरिजन कीजिएगा हमारा और उनका। नहीं, यहाँ पे काजी साहब हम एक डिफरेंट माहौल में ऑपरेट करते हैं। वहाँ पे मीडिया को इस तरह कंट्रोल नहीं किया जाता। हाँ, आप जिम्मेदारी से खबर देते हो, और वो तमाम सहाफ़ती तंजीमें, PFUJ हो जाए, दीगर कोई सहाफ़ती तंजीम हो जाए, हर सहाफ़ती तंजीम कहती है अगर कोई गलत खबर देता है तो आप ज़रूर एक्शन करें। कभी किसी ने कहा है कि आप एक्शन ना करें? तो वहाँ पर भी अगर कोई गलत खबर होगी, हद के इज़्ज़त का कानून मौजूद है, लेकिन ये नहीं होता कि जनाब सहाफ़ियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो मतीउल्लाह जान के ऊपर जिस किस्म की FIR दर्ज की गई, क्या उसकी कोई नज़ीर मिलती है? तो मसला यह है कि वेस्ट की मिसालें तो देते हैं, लेकिन वेस्ट में क्या ये होता है कि हाई कोर्ट का जज कहता है कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, तुम्हें यहाँ पे जमानत नहीं मिलेगी। तो वहाँ पे एक पूरा सिस्टम है, उसके तहत चीज़ें ऑपरेट करती हैं। यहाँ पे सिर्फ ज़्यादा तवज्जो ये है कि जी लोगों की आवाज़ को दबा दिया जाए तो शायद उस तरह मामला बेहतर हो जाएंगे। तो कोई कंपेरिजन नहीं है। वहाँ पे मेरा आपसे क्वेश्चन है, लोग ये कहते हैं कि हम चारों जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, आज दोनों ऐवानों से जो है वो पीका एक्ट मंजूर हो गया, और अभी ये ऐवान सदर भी पहुंच चुका है। किसी भी वक्त इस पर साइन हो सकते हैं, हो सकता है कल ये कानून बनकर सामने आ जाए। जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो आज सरापा एहतजाज हैं, लेकिन देखने में ही आया है 23 जनवरी को ये मंजूर होता है कौमी असम्बली से, और उस दिन से लेकर आज तक कोई एहतजाज नहीं होता। सिर्फ टोकन किस्म का एक जो है वो एक वॉकआउट किया जाता है। और कल जो है वो यहाँ कमेटी होती है सेनेट की दाखिला की कायमा कमेटी, उसमें भी मंजूर किया जाता है, वहाँ पर भी कोई एहतजाज नहीं होता। आज जब मंजूर हो गया तो सरापा एहतजाज हो गए, क्योंकि वो तो कल कानून बन जाएगा। अब क्या हिकमत अमली है? जी राना साहब। मियां साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, जवाब आपके पास भी है, लेकिन शायद आप अपने मुंह से कहना नहीं चाहते। मुझे एक बात बताएं, स्पीकर एक्ट के आने से 1.5 घंटा पहले
आपकी मालकान की तंजीमें मियां शहबाज शरीफ साहब से मिलके आती है, तमाम टीवी चैनल पर चलता है। क्या वहां डिस्कस नहीं हुआ होगा कि पीका एक्ट आ रहा है? क्या किसी को इत्मीनान में नहीं लिया होगा? क्या ये नूरा कुश्ती जो चल रही है, क्या इसमें सारे इत्मीनान में नहीं तो कुछ ना कुछ तो इत्मीनान में होंगे? उसके 1.5 घंटे बाद एक पीका एक्ट आ जाता है। उस पीका एक्ट के आने के बाद मुझे नहीं पता कौन सी सहाफती तंजीम क्या करती है, हम एहतजाज करते हैं, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट उस पर फौरी तौर पर एक्शन लेती है और एक लेटर लिखती है। वो लेटर इक़वाम मुत्तहिदा को, वो लेटर यूरोपीय यूनियन को लिखा जाता है, वो लेटर पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान को लिखा जाता है, वो लेटर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को लिखा जाता है। उसके बाद हम लोग अपनी कॉल देते हैं। कल भी एहतजाज किया, आज भी एहतजाज किया, लेकिन एक बात तो बताएं मुझे, अपने दिल पे हाथ रख के जरा बताइएगा, काज़ी साहब भी बैठे हैं, सईद काज़ी साहब भी बैठे हैं, जब किसी जगह से फोन आता हो टीवी चैनल को कि फलां शख्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 घंटा आधा घंटा दिखानी है और वो शख्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हो पीका एक्ट के खिलाफ, तो फिर आप समझ जाए कि कौन किससे मिला हुआ है। फिर आपको समझ आ जानी चाहिए तमाम टीवी चैनल्स के ज़िम्मेदारान को कि जनाब हमारे साथ गेम कौन कर रहा है, चैनल के ज़िम्मेदारान को नहीं, कारकुनों को। तो ये बड़ी एक सिंपल सी बात है, ये सब कुछ मुशावरत से हुआ है। ये सब कुछ मुशावरत से होने के बाद एक बड़े एहतजाज को रोकने के लिए कुछ अपने ही लोगों को आगे किया गया है। क्या आप आगे हो जाए, हम आपको टीवी चैनल पे दिखाते हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप इस बात को खत्म कर दीजिएगा। असल कहानी ये है, इसका आपको भी इल्म है, आपके नहीं तो डायरेक्टर न्यूज जो आप तो फिर राणा साहब आप ये फरमा रहे हैं कि हम भी मुत्तहिद नहीं हैं, इसका मतलब हम भी मुत्तहिद नहीं हैं, ये कह रहे हैं आप? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं अर्ज कर रहा हूं कि खरीद लिया गया है, खरीद लिया गया है, किसी को किसी लालच में, किसी को डरा कर। और कुछ लोग राणा साहब, क्या तहरीक इंसाफ भी खरीदी गई? क्योंकि कल तहरीक इंसाफ के जो एक चेयरमैन सेनेट की कायमा कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने मंजूर करवाया बिल, तो फिर अपोजिशन भी खरीदी गई है? सर अपोजिशन सारी तो मैं कहता, अब जिसने मंजूर करवाया है सारे मिले हुए। चलें इस बात को, इंसाफ के अंदर नहीं डबल खेलने वाले। अच्छा अब क्या तहरीक इंसाफ के अंदर नहीं दोनों साइडों पे खेलने वाले? अच्छा मैं जरा इसके अमली तौर पर आता हूं। नहीं है ये एक ऐसा काला कानून है ये जो काजी साहब आपको, मुझे, काजमी साहब को हमें भुगतना पड़ेगा, उन लोगों को भुगतना नहीं पड़ेगा जो लोग वहां पे कमिटमेंट करके आगे हुए हैं, जो दोनों इतराफ पे खेल रहे हैं। और ये आखिरकार भुगतना पड़ेगा हुकूमत को, क्योंकि इसने कभी ना कभी तो अपोजिशन में आना ही है ना। लेकिन ये भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं। अच्छा मैं अतर काज़मी साहब एक तो हमने तो 14 तारीख को, 14 फरवरी को पार्लियामेंट हाउस के बाहर मुल्क भर से सहाफियों को पहुंचने का कह दिया है। हम बैठेंगे मियां साहब। लेकिन राणा साहब गिरफ्तारियां जो हैं वो तैयार हैं, यूट्यूबर्स भी गिरफ्तार होंगे। अब गिरफ्तारियां किस किस्म की होंगी, क्या अब नजर आ रहा है आगे? भाई हर वो बंदा गिरफ्तार होगा जो हुकूमत के खिलाफ बोलता है, जो हकाइक को दिखाता है, जो सच बोलता है, हर वो शख्स गिरफ्तार होगा। आज मुझे एक हुकूमती ज़िम्मेदार ने कहा कि आप क्यों एहतजाज कर रहे हैं? मैंने कहा क्यों ना करें एहतजाज। उन्होंने कहा हमारे साथ बैठ जाओ। मैं कहा क्या बैठ के करें आपके साथ? उसने कहा बस ये फाइनल कर ले कि हुकूमत के खिलाफ नहीं बोलना। मैं कहा हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम तो जो सच है वो दिखा रहे हैं, ठीक और है, जो हकीकत है उससे बयान कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा, की हो, लेकिन जाहिर है की हो, और चाहे वो की हो। अच्छा मैं जरा बात को आगे बढ़ाता हूँ, मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। अतर काज़मी साहब ये बड़ी, इन्होंने एक बड़ी खबर भी ब्रेक कर दी कि ये तो फिर इस, अगर भाई इफ़ यू बाय दिस ऑल तो इसमें तो हम भी हैं। लेकिन इसमें मैं दो आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पहले भी कौन सी सहाफ़त प्रोटेक्टेड थी,
कानून नहीं भी थे तो कानून तो वो डंडा ही होता है जो पुलिस वाले ने उठाया होता है, और वो भी नहीं देखता कि अफसर ने किसी ने हुक्म कर दिया तो दीवार फांद जाओ। यहाँ क्या नहीं हो रहा था हम देख ही रहे हैं और इसी के खिलाफ हम बोलते भी रहे हैं। मेरा सवाल एक और हवाले से आपसे कि सब कुछ अपने हाथ में है, 26वीं तरमीम भी आ गई, सब कुछ आ गया, खौफ किस चीज़ का है? ये क्या कोई नफसियाती तौर पर खौफ है कि भाई अब उनके अंदर अपनी लेजिटिमेसी के हवाले से कोई ऐसा खौफ है कि वो जो उनसे ऐसे काम करवा रहा है अतर काज़मी साहब? देखिए काजी साहब, जमहूरियत के अंदर ना आपकी ताकत कोई बंदूक या कोई डंडे की ताकत नहीं होती, आपकी मॉरल अथॉरिटी होती है, वोट की ताकत आपकी ताकत होती है। जब आपकी बुनियाद ही 8 फरवरी से शुरू हुई और 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ वो पूरी कौम ने देखा, और उसके बाद जितने लोग इक़्तिदार में आए उन्होंने कितनी सीटें जीती वो भी बहस तलब है, उसके ऊपर भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। फॉर्म 45 की 47 की यहाँ पे बहस चलती रही और आए रोज एक ऐसा कदम उठाया जाता है जिसके बाद ये तासुर देने की कोशिश की जाती है कि इसकी वजह से मामला ठीक नहीं थे, अब हमने ये कानून साजी कर लिया, मामला ठीक हो जाएगा। एक तरह से इन्होंने इंतजामिया को बालादस्त कर दिया अदलिया के ऊपर 26वीं आईनी तरमीम करके। क्या इस वक्त अदालत के अंदर सुकून है? क्या रावी वहां पे चैन लिख रहा है? रावी तो आजकल हर तरफ आपको बेचैन नजर आ रहे हैं। तो मसला ये है कि जब आप आइन और कानून को रोंदेंगे तो कोई भी चीज मजबूत नहीं हो सकती। मेरी आपकी मियां साहब की, राणा साहब की जो ताकत है वो आईने पाकिस्तान है। अगर इस मुल्क में आईने पाकिस्तान को हम रोंदना शुरू कर देंगे तो हम काज़मी साहब, हुकूमत ये कहती है कि जो जर्नलिस्ट हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, जो रिपोर्टर हैं, एंकर हैं, उनको तो इससे मसला ही कोई नहीं है, क्योंकि वो तो जो है वो रेगुलेशन में मौजूद हैं पहले ही। इनको मसला उसको होगा जो फेक न्यूज़ देगा। अब फेक न्यूज़ की तारीफ कौन करेगा कि ये फेक है? एग्जैक्टली यहाँ पे तो रोज जो वुज़रा दावे करते हैं, सरमायाकारी के दावे करते हैं, तरक्की के दावे करते हैं, रोज मुख्तलिफ किस्म के बयानात देते हैं, क्या वो फेक न्यूज़ नहीं है? जिस किस्म की FIRs होती हैं, जो उनमें दफात लगती हैं, क्या वो फेक न्यूज़ नहीं है? मसला ये है कि कोई भी हुकूमत तो मियां साहब, मैंने जिस तरह बहस की, किसी भी जमात की हुकूमत हो, इनको सच बर्दाश्त नहीं होता। राणा साहब जैसे लोग हो जाएं, काजी साहब जैसे लोग हो जाएं, आप जैसे लोग हो जाएं, कल PTI की हुकूमत आएगी तो वो उनको उस वक्त भी सच अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए कि कोई भी जो बंदा सच बोल रहा है, जो इनको आईना दिखाएगा, वो इनके लिए। अच्छा, मैं एक और खबर पूछना चाहता हूँ राणा साहब कि हम व्हाट्सएप में कुछ लोगों ने बनाए हुए हैं, अच्छे बुरे ग्रुप्स बनाए हुए हैं, उसमें कुछ फैमिली के भी ग्रुप्स हैं, तो क्या अब उन तक भी एक्सेस होगी और उसमें भी हमें बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा? जनाब राणा साहब, क्या तफसील है? जी बिल्कुल, उन तक भी उनकी होगी, और ना सिर्फ उनकी पहुंच होगी बल्कि उनके पास अब सारा डाटा मौजूद होगा। अब आपकी प्राइवेट जिंदगी कोई नहीं है, आपकी प्राइवेट गुफ्तगू कोई नहीं है। आप अंदाजा लगाएं, आपको पता है कि इसी PICA एक्ट की जो 22वीं तरमीम है, 22 नंबर पे जो है, उसमें आपको पता है क्या लिखा हुआ काजी साहब? जी फरमाइए। आप पढ़े, अगर किसी ने असेंबली की को नागवार कोई चीज गुजरी, नागवार, तो उस पर भी वो सख्त एक्शन ले सकता है PICA एक्ट के तहत। अब उसे क्या नागवार गुजरेगा? जब काजी साहब या मैं या आप कहेंगे ये फॉर्म 47 के हैं, तो ये तो उन्हें नागवार गुजरेगा ना, वो कहेंगे नहीं। लेकिन राणा साहब, इसमें एक तारीफ जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है कि सोशल मीडिया तक रिसाई के लिए इस्तेमाल होने वाले टूल्स और सॉफ्टवेयर भी शामिल होंगे इसमें, और उसमें यह है कि जो ग्रुप का एडमिन होगा, अगर उसमें कोई चीज़ ऐसी आती है तो वो भी काबिल गिरफ्त होगा, और यूट्यूब चैनल्स जो हैं उसको भी रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। भैया किससे रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा? पहले तो इन्होंने लेकिन लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा, मेरे पास कॉपी है, क्योंकि हम इसे चैलेंज कर रहे हैं। कल इंशाल्लाह ये चैलेंज हो चुका होगा, लेकिन ये बताया जाए किससे रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, इसके रजिस्ट्रेशन का तरीकेकार क्या होगा? क्या पूरी दुनिया के अंदर ऐसा होता है? तो फिर जवाब आएगा कि नहीं। अगर आप कहते हैं रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट कहती है, एक अथॉरिटी बनाई जा रही है अपना राणा साहब, और एक एजेंसी भी बनाई जा रही है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि जो ऐसा मवाद होगा उसको उठा लेगी और फिर उसमें 90 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला होगा, और फिर सुप्रीम कोर्ट में उसकी जो है वो सुनवाई होगी, जो अपील की जाएगी वो सुप्रीम कोर्ट में होगी। ये बिल्कुल इसी तरह है कि नीचे से जब ट्रिब्यूनल इनका फैसला देगा तो अगला समाज जो है सुप्रीम कोर्ट में होगी। कोई बात नहीं, ये करने देने कोई बात नहीं है मियां साहब। लेकिन मियां साहब, अपना राणा साहब ये फरमाइए, अगर सुप्रीम कोर्ट में होगी तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में होगी या सादे बेंच में होगी? चलें इसमें भी जरा मुझे पता करके
अच्छा जो इनकी मर्जी का। अच्छा चले, मैं थोड़ी खबर, एक और खबर आई है, और चूंकि अतर काज़मी साहब आप लंदन में सहाफ़त करते रहे हैं बड़े नुमाया तौर पर, ये आज एक खबर न्यूज़ में आई है और बड़ी अफसोसनाक खबर है, अगर ये दुरुस्त अल्लाह करे ये दुरुस्त ना हो, कि लंदन में भी शरीफ ख़ानदान महफूज नहीं है। वो मुर्तज़ा साहब हैं, बड़े एक सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने दी है। तो वहाँ पर तो लॉ एंड ऑर्डर इस तरह नहीं है। वाई थिंग्स हैव गॉन टू दैट एक्सट्रीम। और ये खबर आपको पहले तो मुझे ठीक नहीं लगी, मैंने समझा ये फेक न्यूज़ है, फिर मुझे बताया कि नहीं ये तो एक बड़े कौमी अखबार में छपी है। तो इस पर ज़रा कमेंट करेंगे, वहाँ क्या सिक्योरिटी की सिचुएशन है, क्या हमारी कॉन्फ्लिक्ट अब वहाँ तक भी चली गई है जनाब अतर साहब? बड़ा अनफॉर्चुनेट है काजी साहब, जिस तरह आपने भी फरमाया कि इतनी पोलराइजेशन हो चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर ना किसी का घर महफूज है, ना किसी की इज्जत महफूज है। और वहाँ पे भी हम देखते हैं कि ऑब्वियसली एक हाई प्रोफाइल फिगर हैं मियाँ साहब, और मियाँ साहब की अगर जान को खतरा है तो यकीनन अगर बरतानिया की पुलिस ने कोई ऐसा अलर्ट जारी किया है तो उनके पास कोई ना कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होगी। और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, उसमें आपको पता है कि आलमी सतह के ऊपर कोई भी साजिश हो सकती है। तो मुझे तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर ऐसी कोई खबर आई है तो इसको सीरियसली लेना चाहिए, और मियाँ साहब की और शरीफ खानदान की जो सिक्योरिटी है उसको यकीनी बनाना चाहिए। और जो हुकूमत पाकिस्तान है, अगर वो भी इसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं तो वो भी अपना किरदार अदा करें। बाकी सियासत में इख्तलाफ हो सकता है, मियाँ साहब पे हम तनकीद कर सकते हैं, उनकी सियासत पे तनकीद कर सकते हैं, लेकिन सियासत अगर इस नहज पे आ जाए कि हमारे लीडरान को धमकियां आनी शुरू हो जाएं मुल्क के अंदर भी और मुल्क से बाहर भी, तो ये कतन कोई नेक शगुन नहीं है पाकिस्तान के लिए। राना साहब से खबर ले लें अगर आप इजाजत दें तो। हाँ जी गो अहेड प्लीज। राना साहब, आज तहरीक इंसाफ का वफ्द जो है वो मौलाना फजलुर रहमान से उन्होंने मुलाकात की है और एक तहरीक भी बनी हुई है जिसको तहफ़्ज़े आइन कहते हैं। आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में क्या मौलाना फजलुर रहमान भी उस तहरीक का हिस्सा होंगे, बल्कि उसको लीड कर रहे होंगे और वो PDM की तरह एक इत्तेहाद बनने जा रहा है, और आगे क्या होने जा रहा है? जी बिल्कुल एक इत्तेहाद बनने जा रहा है, लेकिन वो तहरीक का नाम तब्दील हो जाएगा और एक नया इत्तेहाद बनने जाएगा जिसमें GDA भी होगा, जिसमें मौलाना साहब भी होंगे, जिसमें महमूद खान चकई भी होंगे और जिसमें बाकी जो लोग हैं वो भी होंगे। और ये नए इत्तेहाद की कोशिश हो रही है, और मजे वाली बात है कि इस नए इत्तेहाद के पीछे भी पुराने लोग ही होंगे। तो तहरीक की बात कर रहे हैं आप, इसको रूल आउट नहीं कर रहे मियां राना साहब? नहीं, तहरीक तो होगी। देखिए अभी तहरीक का थोड़ा सा टाइम आने दें। ये जो मार्च का महीना है ना, फरवरी का एंड, उसमें जो आपके मुल्क के अंदर जो हालात पैदा होने वाले हैं, अल्लाह ना करे वैसे हालात पैदा हो, लेकिन जिस तरीके से आपकी ज़राअत बिल्कुल तबाह होकर रह गई है, जिस तरीके से आपका मुआशी ढांचा जो है बिल्कुल खत्म होकर रह गया है, जिससे आपका एक बड़ा इंतहाई करीबी मुल्क जो है आपसे बहुत सख्त नाराज होने वाला है। तो ये सारी चीजें आने वाले दिनों में आपको नजर आएंगी और उस चीजों में आपको नजर आएगा कि किस तरफ हालात जा रहे हैं। मैं एक और बात पे आता हूँ राना साहब, सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस भी आ रहे हैं और नए जजेस आने से हालात बेहतर नहीं हो जाएंगे? नहीं, नए जजेस आगे क्या करेंगे? मुझे बता दें, क्या इंसाफ दे देंगे? क्या इंसाफ मिल जाएगा? वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल हो जाएगा जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से किया गया था? क्या फैसला हो जाएगा कि KPK की जो नशिस्तें हैं सेनेट की, उसमें इंतखाबात कराए जाए? क्या नए जजेस के आने से ये फैसला हो जाएगा कि फारा 45 व फारा 47 वाले कौन है, इनका मुआवजा सामने आ जाए? देखिए राणा साहब, तकसीम जो है सुप्रीम कोर्ट में वो तो खत्म होती हुई नजर आ रही है ना। नए जजेस आ जाएंगे, फिर वो अक्सरियत हो जाएगी और फिर तकसीम जो है वो खत्म हो जाएगी अपने आप। दो चीजें ध्यान में रखिएगा, हर शख्स यही सोच कर आता है कि मैं इतने लोगों को ले आऊंगा और तकसीम खत्म हो जाएगी। ये सोच होती है। माजरत से तकसीम करने वाले एक ग्रुप में नाम नहीं लेता, क्योंकि बाद में चैनल का आ जाता है, चैनल में नाम क्यों आया। वो पहले किसको सपोर्ट करते थे? साबिक चीफ जस्टिस साहब को बचाने वाले कौन से जज साहब थे? साबिक चीफ जस्टिस साहब के मामलात को देखने, उनको सारे केसेस से बचाने, उनकी हमायत में आने वाले कौन से जज साहब थे? किसको नहीं पता? तो फिर उनके सामने खड़े होने वाले कौन थे?
मैन प्रोपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज वाली बात अतर काज़मी साहब आपकी तरफ आता हूँ। बड़े अनयूजुअल और बड़े गैर मामूली अदवार में हम रह रहे हैं। एक तरफ हमने ये अभी खबर की और जो हम दुआ गो भी हैं, और बल्कि हम मियाँ साहब, उनकी फैमिली और बरतानवी हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं और पाकिस्तान की हुकूमत से भी कि उनकी स्टेप अप की जाए सिक्योरिटी। साथ साथ खबर ये भी आ रही है, आज वज़ीर दिफा कह रहे थे कि इंटरपोल के ज़रिए मलिक रियाज साहब जो पेरेंटली अनटचेबल हुआ करते थे और बड़े माशाल्लाह हर किसी की गुड बुक्स में थे, उनको भी वापस लाने की कोशिश हो रही है। तो क्या ज़माना बदल रहा है अतर काज़मी साहब? देखिए, टू बी ऑनेस्ट ये सियासत हो रही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मलिक रियाज साहब के ऊपर अगर आप इल्ज़ाम देख लें, वो जो कराची में ज़मीनें दी गई जो MDA मलीक डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दी, वहाँ पे किसकी हुकूमत थी? क्या सिंध में मलिक रियाज साहब ने जो जाके सारा वहाँ पे सेटअप किया, क्या वो आप समझते हैं कि वो मेरे आपके या किसी और सहाफ़ी की मदद से किया होगा? कौन सी मोअज़्ज़िज़ शख्सियत ने उनको वहाँ पे सारी सहूलतकारी की? तो ये सारी इस तरह का एक रेटरिक है। मलिक रियाज के ऊपर दबाव डालते रहे कि इमरान खान के खिलाफ गवाही दें, लेकिन आप इसको देख लें कि इनकी पॉलिटिकल वर्थ कितनी है। ख्वाजा साहब की अपनी जमात हो जाए, उसकी हुकूमत है, उसका वज़ीर आज़म है, सूबे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, आसिफ जरदारी सदर हैं, लेकिन इन तमाम लोगों की उसके दबाव के बावजूद मलिक रियाज साहब इमरान खान के खिलाफ गवाही नहीं दे रहे। ये होती है असल वोट की ताकत, ये होती है वोट की इज्जत, कि मलिक साहब को पता है कि अवाम उसके साथ है, मैंने उसके खिलाफ गवाही दे दी तो मेरा काम हो गया, बिजनेस मेरा खत्म हो जाएगा। तो ये इस तरह की बातें यहाँ पे चलती रहती हैं। और रेड आप कह रहे हैं इसको ज्यादा हम इस मामले को ज्यादा सीरियसली ना लें। जनाब अतर काज़मी साहब, थैंक यू वेरी मच हैविंग ऑन द शो। राना अजीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें गाइड किया। एक ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मारूफ मैशदान, टैक्स अमूर के माहिर और आलमी अमूर के माहिर भी जनाब डॉक्टर इकरामुल हक होंगे। उनसे बहुत सी बातें पूछेंगे। दुनिया भी बदल रही है और ये क्यों कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इज टैक्सिंग इटसेल्फ टू डेथ। फारूक सलीम साहब का आर्टिकल था, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमें ज्वाइन किया, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, डॉक्टर इकरामुल हक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, मैं एक तो सबसे पहले और इश्यूज़ पे भी आएंगे, मगर ये अभी बार बार बात की जाती है, बाज़ औक़ात तो चीज़ें पब्लिक कंजम्पशन के लिए होती हैं, मगर बुरा वक्त आते देर नहीं लगती। हमने देखा है मलिक रियाज साहब को वापस लाया जाएगा इंटरपोल के ज़रिए। हमारे वज़ीर जो हैं दिफा, वो कह रहे हैं, डू वी हैव एनी सच काइंड ऑफ लीगल अरेंजमेंट विद UAE? ये कर सकते हैं या इसके लिए किसी अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं, महज जो है वो कोई एक रस्मी कार्रवाई काफ़ी है? जनाब डॉक्टर साहब। जी शुक्रिया कायद साहब। हमारे तो UAE से बहुत पहले आपको पता है एक्सट्रेडिशंस भी हो चुकी हैं और रेड वारंट भी इशू में हैं, लोग वहाँ से लाए गए हैं, तो उसकी रास्ते में कोई ममानियत लीगल तो नहीं है। अब ये सारा मसला जो है वो ज़ाहिर विल का है और एक दफ़ा चूँकि रियासत की तरफ से एक अदारे की तरफ से कहा भी गया है कि हम इसमें सीरियस हैं, तो मेरा ख्याल है इस पर अमल करना चाहिए ताकि फिर ये महज एक ऐसी हवाई बात साबित ना हो, क्योंकि ये अक्सर होता है और फिर इस तरह अदारों का एतबार भी ख़त्म होता है लोगों पर। डॉक्टर साहब, और माशाल्लाह वो तो बड़े डॉक्टर साहब वहाँ पर दुबई में एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है मलिक रियाज वो शुरू कर चुके हैं, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट शुरू कर चुके हैं, लोग भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो क्या ऐसी सूरत हाल में दुबई उनको वापस पाकिस्तान को दे सकता है गिरफ्तार करके? जी डिपेंड करता है मेरे साहब कि हम क्या एविडेंस वहाँ पेश करते हैं। ज़ाहिर है उनको अपॉर्चुनिटी तो दी जाएगी, और अगर यहाँ कोई वो मतलूब है किसी केस में और अदालत की तरफ से मफरूर है और उसको अगर वहाँ की गवर्नमेंट के सामने पेश किया जाएगा, तो माजी में तो उन्होंने हर मरहले पे हमें लोगों को दिया है और कभी कोई रुकावट पैदा नहीं की। तो ये सारा डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना अच्छा केस है और हम वहाँ उनको दिखाकर कन्विंस कर सकते हैं कि ये यहाँ करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व थे। अब उनका लाना बहुत ज़रूरी है और इनके खिलाफ जो है वो ऑलरेडी अदालतों में मुकदमात भी जो है वो पेंडिंग है। लेकिन डॉक्टर साहब एक पैनिक भी है, क्योंकि बहुत से लोग तो चले उनकी बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटियों में रह भी रहे हैं, कुछ उन्होंने लोगों से कमिटमेंट की हुई है, पैसे लिए हुए हैं, तो जो वो लोगों की इन्वेस्टमेंट है उसको क्या सरकार प्रोटेक्शन देगी कि उन बेचारों का तो कोई कसूर नहीं है, उन्होंने तो हार्ड अर्न मनी जो है वो इन्वेस्ट कर रखी है वहाँ पर? जी यकीनी तौर पर ये मेरे ख्याल में जो अवाम में खौफ परेशानी पाई जा रही है उसको दूर करना ज़रूरी है कि
जाहिर है कि अगर वो उन्होंने कमिटमेंट की है तो डेफिनेटली अदारा जो होता है वो सक्सीड भी हो जाता है, लेकिन जो लोगों से पुरानी कमिटमेंट्स होती हैं वो ख़त्म नहीं होती। जहाँ तक मुझे पता है वो बैरिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पाकिस्तान में ये सारा काम किया गया था, तो उसकी भी तरीका होता है कि उसके सासों को आप कैसे टेक ओवर करते हैं, फिर आगे उसको कैसे चलाते हैं। तो हरगिज़ इससे ये नहीं होगा कि जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है या उनके जो राइट्स हैं वहाँ पे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। कोई पेंडोरा बॉक्स भी डॉक्टर साहब एक टैक्स की बात कर लेते हैं। जो मुल्क में इस वक्त टैक्सों की भरमार जो है वो है और कैंपेन चली हुई है कि टैक्स बड़े ही इकट्ठे करने हैं और इसमें टारगेट जो है वो अचीव किया जाएगा। गाड़ियां भी 1087 गाड़ियां जो है वो खरीदी जा रही हैं, जिस पर आज पार्लियामेंट में भी शोर उठा। फरूख सलीम साहब ने एक कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान में जो टैक्स इकट्ठा किया जाता है उससे सिर्फ अखराजात किए जाते हैं, उससे जो इदारों के खसारे हैं वो पूरे किए जाते हैं, सब्सिडी दी जाती है और फलाह बहबूद का कोई काम नहीं होता। उन्होंने बाकायदा फिगर दिए हैं कि कितना कितना टैक्स जो है वो इकट्ठा किया जाता है और कितने जो है वो हम लाइबिलिटीज़ जो है वो अदा करते हैं सिर्फ। तो इस तरह की लीकेजेस जो होंगी तो फिर जो टैक्स इकट्ठा होगा, क्या टैक्स नेट में इसमें इजाफा होगा, टैक्स कल्चर बढ़ेगा या लोग टैक्स ही चोरी करेंगे? फिर जी, पहले तो ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जब हम 10 ट्रिलियन इकट्ठा करते हैं तो हमारा अखराजात वो 20 ट्रिलियन होते हैं। तो 10 ट्रिलियन लोगों से ले भी लिया, इसके बावजूद भी बेहतरी ना आई, बल्कि फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ गया, कारोबार का भी नुकसान हुआ, लोगों को भी शदीद महंगाई का सामना करना पड़ा, क्योंकि बहुत से इंडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो ज़ाहिर कॉस्ट को भी पुश कर रहे होते हैं। तो उनका आर्टिकल जो था वो इस लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त है कि अखराजात की तरफ उन्होंने इशारा किया कि 15 साल पहले जब हमने 1.7 ट्रिलियन इकट्ठा किया तो हुकूमत के अखराजात सिर्फ 2.7 ट्रिलियन थे, और अब जब पिछले साल लोगों ने 9 ट्रिलियन से ज़्यादा दिया तो उस वक्त अखराजात जो थे वो हुकूमत के 20 ट्रिलियन हो चुके थे। तो ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि सिर्फ टैक्स का मकसद ये तो नहीं होना चाहिए कि आप वो लेकर और उसको अखराजात में डाल दें, और बल्कि उसमें भी अफसोस की बात यह कि जो 10 ट्रिलियन का ये डेफिसिट नज़र आता है उसके लिए फिर मज़ीद कर्जे भी लिए जाते हैं, फिर वो मज़ीद कर्ज़ों के ऊपर सूद अदा करने के लिए मज़ीद टैक्स लगाए जाते हैं। अब आज ही मैं पढ़ रहा था कि जो हमारे चेयरमैन मोहतरम इस वक्त हैं FBR के, उन्होंने फरमाया कि जी 12 लोग ऐसे हैं सिर्फ पाकिस्तान में जिन्होंने 10 बिलियन से ज़्यादा अपने साथ से शो किए हैं, मगर वो अभी नए आए हैं, उन्हें पता नहीं कि 2018 और 19 की एमनेस्टी में रियाज मलिक साहब ने भी 2019 की एमनेस्टी ली थी और भी बहुत से लोगों ने ली। वहाँ जो बिलियंस के और ट्रिलियंस के हिसाब से हमने वाइट करने दिए लोगों को, और अब जाहिर है कि रियासत पहले तो ये काम करती रही है और अब टैक्स की बेस भी ख़राब हुई, अमीर लोगों पे टैक्स भी ना लगा सके, उनको तो एमनेस्टीज मिल गई, और गरीब लोगों से टैक्स ले के कुछ मुल्क का भी भला नहीं हो रहा, वो सारे का सारा पैसा अखराजात में चला जाता है। अब इस वक्त जो पाकिस्तान में हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स है, कल वज़ीर-ए-आज़म मोहतरम ने फरमाया कि अगर मेरा बस चले तो मैं 15% जो है टैक्स फौरी ख़त्म करके 20% पे ले आऊँ जो टैक्स का रेट है, मगर क्या करें IMF इसकी इजाज़त नहीं देता। अब IMF कहता है कि आपका प्राइमरी जो है वो डेफिसिट इस लेवल पे होना चाहिए, तो वो अखराजात कम करके भी हो सकता है। उसका ये तरीका तो नहीं है कि आप बिलाजवाज टैक्सेस लगाते जाएँ और जो थोड़ी बहुत ग्रोथ है उसको भी बर्बाद कर दें। डॉक्टर साहब, तो ये हमें बताते हैं जी इतने टैक्स इतने लोग टैक्स नहीं देते, अब भाई लेना तो आपने है, कौन सा काम है जो आप कर नहीं पाते? किस तरीके से लॉ एनफोर्समेंट यहाँ पिछले 70 साल में इस्तेमाल होती रही है रूलिंग क्लासेस के लिए, और आप और मैं भी हम जानते हैं, लेकिन ये टैक्स नहीं ले सकते। इनफैक्ट दे डोंट वांट टू टैक्स देमसेल्व्स, इफ आई एम राइट। जी, कैसा मसला ये है कि इस वक्त ये कहना कि टैक्स नहीं दे रहे लोग, ये भी एक पाकिस्तानियों के खिलाफ बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। सारे लोग जो हैं वो अपने मोबाइल के साथ भी, गरीब से गरीब आदमी भी जिसकी काबिल टैक्स आमदनी नहीं है वो 15% और अब तो माशाल्लाह कई केसों में 75% तक टैक्स उनसे ले रहे हैं। मसला उनका ये है कि ऊपर की जो क्लास है, जो 1% पाकिस्तान में रिचेस्ट लोग हैं, वो टैक्स अपनी जो एबिलिटी के मुताबिक नहीं देते हैं, और ये क्राइसिस रियासत का आपका नहीं बहुत देर का चला जा रहा है कि वो पावरफुल लोग हैं। मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का उन्होंने आज तक इकट्ठा नहीं किया है। आज या कल खैबर पख्तूनख्वा ने बड़ी मुश्किल से कानून पास किया है, अब उसके ऊपर भी अगली जुलाई से अमल होगा नहीं होगा खुदा बेहतर जाने। पंजाब ने एक अजीब सा वेग लॉ पास कर दिया है। मसला बिल्कुल आपने सही तरफ इशारा किया है कि जो अमीर लोग हैं वो टैक्स देते नहीं और जो गरीब लोग हैं वो टैक्स दे भी रहे हैं और फिर भी इनको टैक्स चोर कहा जाता है।
इस वक्त कोई भी ऐसा बालिग शख्स। डॉक्टर साहब, जो सोलर के हवाले से हुकूमत जो है वो हौसला शिकनी करने जा रही है लोगों की, और साथ साथ कहते हैं कि इसमें बड़ी करप्शन है और जो इम्पोर्ट है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई होगी। लेकिन जो सोलर है, सोलराइजेशन है, इससे बिजली तो सस्ती हो सकती है, क्योंकि यूरोप में जो 5 रुपए यूनिट बिजली ली जा रही है, यहाँ भी जो है वो 11 घंटे सोलर होता है हर दिन, तो यहाँ पर जो है वो 3 से 4 रुपए फी यूनिट जो है बिजली बन सकती है। तो हुकूमत सोलराइजेशन की तरफ क्यों नहीं आ रही, ताकि घरेलू सेक्टर को सोलराइजेशन पर डाल के इंडस्ट्री को जो है वो बेहतर तरीके से सस्ती बिजली दी जा सके। और हुकूमत बार बार कह रही है कि बिजली की कीमत कम करेंगे, क्या होती हुई नजर आ रही है? जी, अभी तक तो कोई ऐसे वो ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात है कि जी हम आपका 2 रुपए कम कर देंगे। आपने सही तरफ इशारा फरमाया कि अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं और ख़ास तौर पे हम सोलर अपनी एनर्जी को यूज़ करें, तो वो तो हमारे सूरज ही बहुत होता है और बहुत सस्ती हम पैदा कर सकते हैं। और शुरू में ये सारी बहस, अब चाहे एनवायरनमेंट के हवाले से हो, कॉस्ट कटिंग के हवाले से हो, तो बहुत ज़्यादा रिन्यूएबल का जिक्र हुआ। खुद जो वज़ीर आज़म मोहतरम है जब पंजाब में थे तो वो बहुत ज़्यादा इसकी बात करते थे। अब यकदम जाहिर है कि ऑयल का भी बहुत बड़ा कल्ट है पाकिस्तान, वो बहुत बड़ा एक माफिया टाइप ऑपरेशन है, और जब भी ऐसी बात होती है तो वो फिर एक तरफ से शुरू कर देते हैं, सोलराइजेशन के खिलाफ एक मुहिम शुरू कर देते हैं। अब अगर आपने वहाँ वो इम्पोर्ट गलत की है तो वो तो आपकी नालायकी और कोताही, बल्कि मैं कहूँगा कनाइवस थी, आप मिलकर उनके साथ पैसा बना रहे थे। तो ये तो बहुत ही यानी कि अफसोस की बात है कि इस तरह की चीज़ें की जाना और फिर बाद में इसका इल्ज़ाम जो है वो लोगों पे लगाना। डॉक्टर साहब, फिर वो बात तो वहीं आती है कि अगर ये जो पॉलिटिकल पावर और बिजनेस का जो नेक्सस है, जब तक ये हम ब्रेक नहीं करते तो उसको जाहिर है वो ख़त्म तो नहीं होगा। डॉक्टर साहब जी, जाहिर है जी, वो तो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये तो इसी तरह बढ़ता रहेगा जब तक हम बुनियादी तौर पर ये ऊपर जो हमारे लीगल स्ट्रक्चर है इसको हम ब्रेक नहीं करते हैं, तो ना टैक्स पूरा आएगा, ना मुल्क में कोई बेहतरी आ सकेगी। अब बातें तो उसकी बहुत होती हैं, लेकिन आप देखिए कि वो दिन ब दिन और भी ताकतवर होते जा रहे हैं। ना सिर्फ ये कि वो टैक्स की कंप्लायंस नहीं करते हैं, बल्कि वो गवर्नमेंट के और आपके हमारे दिए हुए टैक्सेस से बहुत ज़्यादा जो है वो याशियाँ भी करते हैं। वही क्योंकि आप हमें अच्छे हमेशा सोल्यूशन बताते हैं, मगर कुछ सुनने वाला हो तो शायद ये जो दुख है हमारे इतने लादवाना हो, एक ब्रेक बाद हाजिर होते हैं और ये बात करेंगे क्या अमेरिकन सेंचुरी इज़ ओवर। खुद उनका मीडिया ये बात क्यों कर रहा है, और ये जो डीप सीक के साथ जो ऊधम मचा है उनके नेस्डेक में $1 ट्रिलियन वाइप ऑफ हो गया, तो ये किस समत में जा रही है अमेरिका और चीन की जंग। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। मियां साहब, हम इस मौजू पे आप हमेशा बात करते रहे हैं और आज कुछ फिर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि अब अमेरिका के अपने प्रेस में कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं। एक उनका लेफ़्ट का अखबार है द नेशन, तो उसके मैं एक स्टोरी देख रहा था और उसमें जो तकरीबन हेडलाइन यही थी कि अमेरिकन सेंचुरी, द एंड ऑफ अमेरिकन सेंचुरी। अब ये एंड ऑफ अमेरिकन सेंचुरी क्या है मियाँ साहब, तो फिर उसके बाद उन्होंने तफसील दी इसकी। मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर शेयर करता हूँ, क्या वाकई दुरुस्त है और क्या जो इस सारी रॉट को, इस सारे अमरीकी जवाल को, जिस पे अब खुल के लोग बातें कर रहे हैं, कल तक इसे मजाक समझते थे, लोग मजाक उड़ाया करते थे इस बात का, तो वो यानी वो उसमें कुछ फिगर्स देखिएगा। 1950 तक की बात है कि दुनिया की आधी पैदावार अमेरिका पैदा करता था और 2010 में ये 25% हो चुकी है। और अमेरिका और जो चीन है 2016 में उसने $3.2 ट्रिलियन की जो है इंडस्ट्रियल आउटपुट की, इंडस्ट्रियल पैदावार की, जो अमेरिका और जापान दोनों की पैदावार मिला के उससे बढ़कर थी। और 24 लाख जो मैन्युफैक्चरिंग उनकी थी अमेरिका की जॉब्स, वो एलिमिनेट हो गई या वो चाइना में चली गई। और उसके बाद 2-3 बातें और, ये जो कह रहे हैं किबला ट्रंप साहब पेरिस अकॉर्ड से बाहर हो गए, उन्होंने कहा जी ये जो एनवायरनमेंट है ये एक स्कैम है। दूसरी बात ये है कि अमेरिका बहादुर एक इंश्योरेंस कंपनी की तरह काम करेगा। वो क्या है, वो ये कि भाई ताइवान अगर हम आपको चाइना से बचा रहे हैं तो हमें पैसे दो, सऊदी अरब अगर हम आपका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं तो आप हमें पैसे दो। ये जो सारी, और फिर उन्होंने एक जो सबसे ख़तरनाक काम करने जा रहे हैं वो ये है कि उन्होंने कहा है कि जनाब कोई जो इलेक्ट्रिक कार नहीं है, फॉसिल फ्यूल और जो बैरन है
फॉसिल फ्यूल के बैरन जो हैं, बड़े जो खिडारी हैं इस काम के, तेल निकालने वाले, उन्होंने उन्हें ग्रीन सिग्नल दिया है कि फॉसिल फ्यूल निकालो, बाढ़ में जाए आपकी ओजोन लेयर और ये सैयारा, जो कि एक वाकई क्लियर और प्रेजेंट खतरा है। तो ये तो सारी कहानी। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि अगर वो लगाते हैं ये पाबंदियां या ये जो टैरिफ बढ़ाते हैं, तो उससे तो अमेरिकी अवाम का अपना बुरकस निकल जाएगा, बजाय कि उन्हें माल मिले। तो मुझे लगता है कि ये तो हो सकता है कि सब ये सिम्टम्स जो हैं ये नजर आने शुरू हो गए हैं। जो माशी तौर पे अमेरिका को दचका लगने लगा है या लग रहा है, वो सामने आ रहा है। कल आपने देखा कायद साहब के जो चाइना की मसनूई जहानत की एक ऐप है जिसको डीप सीक कहते हैं, उसने बिल्कुल मिलिया मेट कर दिया यूरोप को और अमेरिका की मार्केट को, उनके हिस्से जो हैं वो गिर गए हैं। वो ऐसी उन्होंने ऐप बनाई है जो कि सिर्फ और सिर्फ लिखा 6 मिलियन में जो है वो बनाई है, जबकि अमेरिका की जो ऐप्स हैं या यूरोप की जो ऐप्स हैं वो 5 बिलियन में बनी थी और 5 बिलियन डॉलर जो है वो इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं दोबारा हर साल। लेकिन ये ऐप ने ऐसा छाई है ऐप काजी साहब कि उसने 1000 अरब डॉलर का जो है नुकसान पहुंचाया है सिर्फ एक दिन में। और उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां, जो अमेरिका की बड़ी सबसे बड़ी कंपनी है, उसको 16.9% जो है वो उसकी जो है वो हिस्से में कमी आई है। और जो ब्रॉड का कंपनी के हिस्से हैं वो 17.4% गिरे हैं। गूगल के जो मालिक कंपनी है अल्बेटा और उसको अल्फाबेटा उसको कहते हैं, उसके हिस्से जो है 4% और माइक्रोसॉफ्ट के हिस्से जो है 2.14% जो है 1.4% वो गिरे हैं। और इसमें जो डच कंपनी है ASML उसकी मालियत 7% गिरी है। और सिमंस एनर्जी की जो मालियत है जो कि इस मसनूई जहानत में काम करती है, उसकी मालियत भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है नुमाया उसमें कमी आई है। और टेक्नोलॉजी के माहिरीन यहाँ तक कह रहे हैं कि जो डीप सीक है वो पूरी दुनिया की जो रसद है उसको कैप्चर कर लेगी। ये तो एक मामला है। तो कायद साहब, इसके अलावा आपने देखा कि जो अमेरिका ने, ट्रंप ने एक ऑर्डर किया था कि जो इमिग्रेंट्स हैं उनको फौरी तौर पर निकाला जाए, तो कोलंबिया ने वो जहाज दोनों लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा यहाँ नहीं उतर सकते। आप देखें वो सुपर पावर जो पहले हो गया है, तो लोग मुल्क जो है वो गिर जाते थे, अब मुल्क सामने खड़े हो रहे हैं। जो आपने सर बात की एंड ऑफ सेंचुरी की, वो मुझे होता हुआ नजर आ रहा है कायद साहब। देखिए, हम देखें ना, फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर हम देख चुके हैं। और फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर में पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूँ, जब वो फिल्म आप देखें तो वो कहते हैं क्लासिक फिलाप थी, मगर उसके आखिर में 1-4 लाइनें चलती हैं कि कोई मुल्क बाहर से किसी इन्वेडर ने तबाह नहीं किया, अंदर से ही हुआ। तो ट्रंप के बारे में ये बाई एंड लार्ज कहा जा रहा है कि वो वैसे तो बड़ी धमकियाँ लगा रहे हैं। कोलंबिया को उन्होंने धमकी लगाई कल कि मैं आप पे ट्रेड सेंक्शन लगा दूंगा, दिस एंड दैट। और बड़ी इकॉनमी आज भी वो ज़ाहिर है बड़ी इकॉनमी है, मगर उसकी वल्नरेबिलिटीज़ जो हैं, जो उसकी कमज़ोरियाँ हैं, वो खुलती नज़र आ रही हैं। और फिर जो काम उसको रोकने के लिए ट्रंप साहब फरमा रहे हैं, वो लोग ये कह रहे हैं, ये एक प्रोफेसर हैं विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी के मियाँ साहब, ये इनका भला सा नाम है एल्फ्रेड मैकॉय। ये कोई 140 या 40 जो तारीखदान हैं उनसे मिलकर इन्होंने ये रिसर्च की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो अमेरिका बहादुर है उसकी रॉट शुरू हो चुकी है। और जिस तरीके से ये उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, रोकने की बजाय वो जवाल और तेज तर होगा। और ये बातें आप भी मियाँ साहब करते रहे हैं। योर टेक ऑन इट। जी बिल्कुल काजी साहब, ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो ट्रंप हैं उन्होंने जितने भी ऑर्डर इस वक्त पास किए हैं, या तो वो चैलेंज हो रहे हैं या फिर मुल्कों की जानिब से चैलेंज हो रहे हैं। हमने देखा कि जो चीन है, चीन वो बाकायदा तौर पे एक एक ग्रुप की जानिब जो है, एक ब्लॉक की जानिब बढ़ने शुरू हो गया है और उसने मुख्तलिफ ममालिक को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया है, बल्कि इससे पहले ही उन्होंने काम शुरू कर दिया था। और जितनी भी अमेरिकन कंपनियां हैं उनको एक जो है वो माशी मैदान में शिकस्त हो रही है। ट्रंप ने एक ऐलान किया था कि 500 अरब डॉलर की हम सरमायाकारी करने जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के दौर में, और टेक्नोलॉजी सिर्फ और साबित करेंगे कि टेक्नोलॉजी सिर्फ अमेरिका में ही रहेगी। लेकिन अब क्या हुआ कि चीन की टेक्नोलॉजी ने सारी दुनिया को मात देना शुरू कर दी है। चीन की टेक्नोलॉजी ने यूरोप के जो है वो होश उड़ा दिए हैं। और बाकायदा तौर पर इस पर ट्रंप जो हैं वो बोले हैं, उन्होंने कहा है कि ये डीप सीक क्या है। इस तरह की बहुत सी आगे हैरान कर देने वाली चीन जो है वो आगे एप्लीकेशन
इनोवेशन ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो है वापस सामने ला रहा है। मैं एक ये बात बता दूं कि ये हम खुद एक्सपर्ट नहीं है, किसी दिन हम कोई AI के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के किसी साहब को ले आएंगे, पर वो ये है कि डीप सीक जो है, या इससे पहले जो चैट GPT था या जो भी, वो ये था कि जो उससे आप फर्दर कोई अगर डेवलप करते हैं, जिसे आप सॉफ्टवेयर कहते हैं, तो उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आता था। जब इसको आप डेवलप करेंगे इस नई जो ऐप आई है इसके ज़रिए, तो उससे अखराजात बहुत कम होंगे, इसलिए इतना रैटल हुआ। और मैं टोटल फिगर बता दूं, $1 ट्रिलियन के रकम जो है साफ हुई है। नेस्टिक जो है, नेस्टिक उनके टेक्नोलॉजी के जो स्टॉक्स हैं वो है, डो जोन्स उनके दीगर वाले स्टॉक हैं, और ये इंपॉर्टेंट है। तो नेस्टिक से $1 ट्रिलियन वाइप ऑफ हुआ है, और अब इसकी आगे फॉल आउट क्या होती है, लेट्स सी मियां साहब। लेकिन ये कि वी आर ऑफ कोर्स, ये चाइनीज़ प्रोवर्ब है जो मैं बार बार दोहराता होता हूँ, वी आर लिविंग इन इंटरेस्टिंग टाइम्स। छोटा छोटा काम किया अंदर से, किसी मुल्क पर हमला नहीं किया चाइना ने, कुछ नहीं, हाँ माशी हमला ज़रूर किया है, माशी तौर पर उसने फतवात ज़रूर किए हैं, और वो जो लेकिन हमले दूसरी तरफ से भी शुरू हो गए हैं काजी साहब। वहाँ पर साइबर हमले उस पर हो रहे हैं डीप सीक पे, क्योंकि डीप सीक जो है वो इंतहाई सूरत से और सस्ती सी वो जो ऐप है, और वो बड़ी, उसके रिजल्ट बड़े अच्छे थे, और अमेरिका के अंदर उसकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा बड़ी है। उस पर साइबर हमले जो हैं वो एक से बढ़कर एक हमला हो रहा है। आप देखेंगे उस ऐप के साथ क्या होता है। लेकिन चीन का ये मानना है और चीन का ये दावा है कि ये ऐप जो है बड़ी महफूज है, और ये उसी तरह काम करेगी जिस तरह पहले कर रही है, और ये जो है वो सब ऐप्स को जो है मात देगी। बल्कि वो ये भी कह रहा है कि हम नई टेक्नोलॉजी के साथ आप मजीद आ रहे हैं, जिससे जो है वो अमेरिका ने सोचा भी नहीं होगा। बहरहाल एक जो चीजें हैं खबर, एक और मैं अभी नाम मुझे ज़हन में नहीं आ रहा, पहले तो अमेज़ोन को तो भी उड़ा के रख दिया, एक और यानी चाइनीज़ कंपनी ने जो लोग शॉपिंग करते हैं इस पे, और वो बड़ी, मुझे कोई बता रहा था, मेरे दोस्त ही बता रहे थे यहाँ पे कि उसके ज़रिए जो चीज़ें हैं वो खासी म्यारी और सस्ती आ रही हैं। अमेज़ोन भी जो है वो एक जारी। लेकिन इसमें मैं एक पर्सपेक्टिव और देना चाहता हूँ मियाँ साहब आपको, और वो अमेरिकी अवाम के ज़रिए, क्योंकि असल लोग तो अवाम ही होते हैं, जैसे ये भूल कर बैठे हुए हैं। कहानी हम एलन मस्क की सुन लेते हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े लायक हैं। कल के खिलाफ बयान दिया उन्होंने, ये जो एप्पल वाले थे माशाल्लाह, उन्होंने आपस में भी ये लड़ रहे हैं खैर से। और ये भी बताता चलूं कि वहाँ पे जो चीफ ऑफ स्टाफ खातून है वाइट हाउस की, उन्होंने एक कमरा मांगा था एलन मस्क साहब ने, तो उन्होंने ऑलमोस्ट एक शट अप कॉल उनको दे दी, क्योंकि इनका कोई पता नहीं है ट्रंप साहब कब किसी से नाराज हो जाए, कब किसी से दोस्ती बन जाए। और लेकिन काजी साहब इसमें अफसोसनाक खबरें ये हैं कि ट्रंप साहब जो हैं वो 4 से 5 करोड़ जो तारकीन वतन हैं उनको डिपोर्ट करना चाह रहे हैं, और वो शुरू हो चुका है ये मामला। वो किस तरह डिपोर्ट होंगे एक तो बहुत बड़ा ये मसला है। लेकिन जो तारकीन वतन हैं वो पूरी दुनिया से हैं, चाइना से हैं, इंडिया से हैं और मैक्सिको से हैं, वो वहाँ पर जो है सरापा एहतजाज हैं, वो मुल्क जो हैं वो भी सरापा एहतजाज हैं। और दूसरी अफसोसनाक खबर ये है कि ट्रंप ने जो मुल्कों को इमदाद दी जाती थी वो भी रोक दिया, और उसमें पाकिस्तान भी है, और पाकिस्तान के हवाले से तस्दीक भी कर दी है अमेरिकन हुकाम ने कि पाकिस्तान को जो USAID की जानिब से इमदाद दी जाती थी उसको रोका गया है। मेरे पास कुछ फिगर्स हैं कि 2023 में USAID ने पाकिस्तान को 44 करोड़ 56 लाख डॉलर की ग्रांट जो है वो मंजूर की थी, और ये 5 साल प्रोग्राम चलना था, ये भी रुक गया है। सैलाब के मुतासरीन के लिए पाकिस्तान को 21 करोड़ 50 लाख की डॉलर की जो फराहम किए जाने थे वो प्रोग्राम भी रुक गया है, और सेहत के शोबे के 3 करोड़ डॉलर के फराहम किए गए प्रोग्राम को भी रोक दिया गया है। और इसके अलावा सैलाब से मुतासरा जो इलाके थे उनको 600 से ज़ायद तलबा को स्कॉलरशिप देना था, वो प्रोग्राम भी रुका। और सिंध में 100 स्कूलों की तामीरें न होनी थी, वो प्रोग्राम भी रुका। और 4 एनर्जी के प्रोग्राम जो है, मंसूबे जो हैं उन पर भी काम रोक दिया गया है, क्योंकि अमेरिका ने ये इमदाद भी रोक दी है, और इसमें दीगर ममालिक जो हैं वो भी आते हैं, और पाकिस्तान की इमदाद भी रोकी गई है, जो कि एक थी। नुकसान तो इसमें होगा, अरे मुल्क का होगा, तो या उन जिनके पास ये ठेके थे उनका होगा। बहरहाल ये इनफ्लो तो होता ही है पैसा जब आता है। बहरहाल ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल दुनिया में पैदा हो रही है, इससे हम रिपोर्ट करते रहेंगे, एनालिसिस करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।